लिखिए ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एनसीईआरटी में है, कभी कभी कंपटीशन में भी एक आध बार आया हुआ है, उसको बताते हैं। देखिए, हाँ 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 हाँ, देखो ग्राफ 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 देखिए, ध्यान दीजिए, ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको हुक्स लॉ लिखते हैं। फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। लास्ट क्लास में हम इलास्टिक लिमिट लिखा लिए थे, उसको करेक्ट कर दो, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्या अभी समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हम इलास्टिक लिमिट लिखाए थे, उसको आप करेक्ट करके लिख दो प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, टिल प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है। तो टिल प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है अभी बता रहे हैं, ठीक है। ओके, इतना धीरे क्यों नोट कर रहे हो तुम लोग? इतना धीरे नोट करने का कहीं कोई स्कोप नहीं है। काफी हम टाइम दे दिए। चलिए इधर देखिए, कोई भी वायर को आप स्ट्रेच करते हैं, ध्यान दो, हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन था कि हमने ऐसे स्ट्रेच किया, फोर्स छोड़ दिया, फिर रिलैक्स हो जाएगा, ये बहुत बहुत कम डिफॉर्मेशन के लिए, 0.1% टाइप के डिफॉर्मेशन के लिए। अब आप कोई वायर को आप खुद देखोगे, स्प्रिंग देखो ना, थोड़ा सा खींचो तो आ जाता है, लेकिन जितना खींच दो तो खराब हो जाता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये वायर के साथ भी है, ज्यादा खींच दोगे तो ये नहीं कि वो वापस आ जाएगा, एक लिमिट तक ही वापस आएगा, ठीक है। तो देखो क्या है कहानी, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर है स्ट्रेन और इधर है स्ट्रेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस के इस वैल्यू के लिए यहां तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ग्राफ होता है तो वो कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इधर ध्यान दे दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। तो हम इसका ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है वो बता दिए। जहां पे ये जो थीटा है, tan थीटा, या इसी को बोलेंगे कांस्टेंट, या इसी को बोलेंगे स्लोप, ये किसके बराबर था, यंग्स मॉडुलस। वो स्लोप किसके बराबर है, यंग्स मॉडुलस के बराबर, tan थीटा। तो कई बार ग्राफ का स्लोप आता है पी बाई क्यू में, देख के बताना यंग्स मॉडुलस कैसा है, कितना। क्लियर है, ओके। चल, ये लिमिट कहलाएगा स्ट्रेस का, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट यहां तक। अब इसके बाद आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, फोर्स को बढ़ा रहे हो, और एलोंगेट होगा। तो और एलोंगेट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन हट के कर्व टाइप का बन जाता है, मतलब अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमने नाम दिया ए, ये पॉइंट बी तक गया, इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। मतलब अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कुछ कर्व है, लेकिन यहां तक इलास्टिक लिमिट है, यहां तक इलास्टिक लिमिट है। मतलब यहां तक अगर आप छोड़ते हो, यहां तक आप छोड़ते हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो वापस आएगा। लेकिन ए पॉइंट क्या है, ए तक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ए के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, कर्व है। ये रीजन को कहेंगे, ये है इलास्टिक लिमिट और ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वो वैलिड है,
ठीक है, ये वाला रीजन कहलाता है इलास्टिक रीजन, मतलब इतना दूर तक इलास्टिसिटी वैलिड है। ओके, उसके बाद जो कर्व है इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, अनइवन, मतलब एक रफ स्केच है जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से जज किया हुआ है, ठीक है। किसी किसी एलिमेंट के लिए वेरी करेगा, मतलब ऊपर नीचे, बाकी मोटा मोटी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे देता है ये, ठीक है। ओके, इसी को इलास्टिक लिमिट का ही दूसरा नाम है यील्ड पॉइंट, ये ध्यान रहो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट का ही दूसरा, ठीक है। ओके, नाम है, ठीक। एक पॉइंट लिखे हम सी, ठीक है, सी को बोलेंगे परमानेंट सेट। मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, बी तक चले स्ट्रेस को लेके, स्ट्रेन इतना है, तो क्या हुआ, वापस आया। बी से सी में क्या होगा, आप उस पॉइंट से आगे ले जाओ तो वापस आएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पूरा एनर्जी जो स्ट्रेच करने में लगा था, डिफॉर्म करने में, वो पूरा रिगेन नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वो डिफॉर्म रह जाएगा। ओके, वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म रह जाएगा। सी पॉइंट, सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट तक को कहेंगे परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मतलब क्या हुआ, सी के बियॉन्ड, सी तक तो वो गया तो वापस आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, सी के बियॉन्ड अब वो आएगा ही नहीं, जितना दूर खींच दिए उतना ही रह जाएगा, इसलिए उसका नाम है परमानेंट सेट, ठीक है। यानी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बॉडी वायर डजंट गेट रिगेन, वायर डजंट, मतलब वायर डजंट, ये कह सकते हो रिलैक्स, इवन स्ट्रेस को हटा दें, स्ट्रेस इज रिमूव्ड, स्ट्रेस को हटाएंगे तो भी वो क्या होगा, ठीक है। ओके, खींच दिए उतना ही रहेगा, ये वो परमानेंट सेट। चलते चलते एक पॉइंट डी मिला, देखो डी मिला, इसको बोलेंगे डक्टाइल पॉइंट। डक्टाइल पॉइंट, डक्टिलिटी जानते हो, मेटल का प्रॉपर्टी है, किसी बात को कितना खींच सकते हैं, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो, टूट नहीं रहा है, ठीक है, डक्टाइल, ठीक है। ये पॉइंट है डक्टाइल पॉइंट, मतलब यहां तक उसको खींच सकते हो विदाउट ब्रेकिंग। हाँ, उससे रुको तो, उसके बाद क्या, अब उस पॉइंट से थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ा तो वो टूट जाएगा, मतलब ये बोल सकते हो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, ओके, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, इतना मैक्स तक झेल सकता है, थोड़ा भी अधिक में टूट जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर दे रहे हैं, इसलिए नीचे आ रहा है। स्ट्रेस को कम करनी है, एक ऐसी पॉइंट है डक्टिलिटी के बाद, डक्टाइल तक हो गया है, स्ट्रेस अगर कम कर रहे हैं तो भी खिंचा रहा है, वो बढ़ रहा है, तो भी स्ट्रेन उसका क्या हो रहा है, बढ़ता चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ाओगे तो टूट जाएगा, स्ट्रेस को घटा रहे हैं, तो भी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा फाइनल पॉइंट ई आ गया, जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। अब तो टूट ही जाएगा, कम भी करोगे तो वो टूटना ही है, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल पॉइंट से ऊपर ले जाओ तो टूटना ही है, उससे कम कर रहे हैं स्ट्रेस को, ताकि और बढ़ रहा है, डक्टिलिटी वाले पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हो अगर हम स्ट्रेस को कम करें, लेकिन कम करते करते भी एक पॉइंट पहुंच जाएगा जहां पर टूटना उसका, ये रीजन यहां से यहां तक का रीजन कहलाता है प्लास्टिक रीजन, ठीक है।
ये रीजन कहलाता है प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? ओके। तो दो मटेरियल अगर कंपेयर करें, स्लोप ऑफ वायर 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वायर 2, इसका क्या मतलब हो गया? वायर 1 इज मोर, वायर 1 ग्रेटर देन वायर 2, 1 इज मोर इलास्टिक। दो मटेरियल का कंपेयर आता है, ठीक है, 1 वायर मोर इलास्टिक देन 2। एनसीईआरटी का 9.3 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है, देन 2। ओके, दो वायर अगर कंपेयर किए, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक है। और दूसरा, अगर मान लेते हैं डी, ये जो है पॉइंट डी का जो पॉइंट है, ठीक है, जिसके लिए ये स्ट्रेन है, डक्टाइल के लिए जो स्ट्रेन है, ठीक है, जिसके लिए पॉइंट डी दूर होगा, ठीक है, जिसके लिए पॉइंट डी का वैल्यू दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा, ज्यादा दूर में मिलेगा ये, तो वो ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। जिसके लिए पॉइंट डी जितना दूर मिलेगा उतना स्ट्रोंगर होगा, ठीक है। पॉइंट डी फॉर वायर, मान लेते हैं 1 इज लेस देन पॉइंट डी फॉर वायर 2, यानी हम क्या बोलेंगे? 2 इज मोर डक्टाइल। दो तरीके से देख सकते हो, पॉइंट डी ऊपर जितना दूर है या इधर कितना दूर है, उस पर भी डिपेंड करता है। और 2 इज मोर स्ट्रोंगर, डिपेंड करता है कैसे तुम एनालिसिस कर रहे हो। स्ट्रोंगर हुआ स्ट्रेस के टर्म में, स्ट्रोंगर होता है स्ट्रेस के टर्म में, ब्रेकिंग स्ट्रेस के टर्म में। और डक्टाइल होता है ब्रेकिंग स्ट्रेन के टर्म में। देखो ये है स्ट्रेन, डिपेंड करता है तुम कैसे एनालिसिस कर रहे हो। ऊपर है ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है, इधर है ज्यादा दूर खींच सकते हैं, डक्टाइल ज्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये पूरा कहानी हो गया था किसका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन का पूरा कहानी देखे थे, ठीक है। एक छोटा सा और पॉइंट है, पॉइसन्स रेशियो, ओके। ठीक है, ये देखो एक लास्ट पॉइंट इस पे रॉड वाले में, लास्ट पॉइंट क्या है? वो भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है, लेकिन पीवाईक्यू में भी बन जाता है, कभी कभी आ जाता है। एनसीईआरटी में है तो स्कूल एग्जाम के लिए फिक्स है, ठीक है, ध्यान दो। एक टर्म होता है उसको कहते हैं पॉइसन्स रेशियो, पॉइजन नहीं, पॉइसन्स रेशियो, ठीक है पॉइजन नहीं, पॉइजनस ही है, ठीक है, नाम है पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। ये क्या है देखो, जैसे बताओ आपने कोई रॉड को एलोंगेट किया, आपने फोर्स लगाया, ध्यान दो, ये एलोंगेटेड हुआ, तो आप बोल रहे हो कि लेंथ जो है इसका बढ़ा है, ठीक है, लेंथ बढ़ा है। लेकिन कोई चीज का लेंथ बढ़ाते हैं मतलब उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया है,
तो उसका डायमीटर तो घटता है, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया था, उसको हमने एरिया एस ले लिया था, लेकिन इनफैक्ट वो भी तो घटता है। मतलब अगर उसका डायग्राम देखें तो अर्लियर ऐसा था कहानी। पहले ऐसा था, फोर्स लगा के ऐसा कर दिए, ठीक है। तो इसमें डेल एल बाय एल जो कि आया था एफ बाय एस वाई, ठीक है, दैट इज एफ बाय पाई आर स्क्वायर वाई। ये क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, ओके। लेकिन इसका रेडियस तो चेंज हुआ है, ओके। तो चेंज इन रेडियस बाय रेडियस और चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर is called lateral strain. चेंज इन रेडियस बाय रेडियस, और माइनस साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर डेल्टा एल पॉजिटिव है मतलब लेंथ बढ़ रहा है, तो डेल्टा आर नेगेटिव होगा, रेडियस घटेगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा दिए। या उल्टा कहानी है, किसी को कंप्रेस करो, लेंथ घट रहा है तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। ये लैटरल स्ट्रेन है। तो रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, ये आर है रेडियस और डी है डायमीटर, ठीक है। देन रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। और इसका सिंबल है ऐसा, सिग्मा नहीं, ये लंबा कर दिया इसे, सिग्मा में तो इमीडिएट वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सिंबल है पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। और ये जो है इट इज मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो जैसे देखिए, इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं, ओके। जैसे एल्युमिनियम के लिए 0.27 के लमसम में होता है पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। मतलब लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जितना होगा उसका 0.27 टाइम्स हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन। जैसे देखो, इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ठीक है, ये एल लेंथ का क्यूब है, क्यूबॉइड टाइप का है, ठीक है, जिसका ये बी ब्रेथ है और एच हाइट है, दिख रहा है क्या? ओके। और आप लेंथ के लॉन्ग F4 से खींच रहे हो, ओके।
तो बताओ इसका जो अगर हम निकालें कि कितना पहले इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, यही होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा क्या? तो बताओ कितना होगा, क्या है फॉर्मूला, एफ बाय एरिया, कौन सा फेस एरिया है, बी इंटू एच, बी इंटू एच उसका एरिया है इंटू वाई, ये हो जाएगा उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब उसमें लैटरल स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, बी का लेंथ चेंज होगा और एच का लेंथ चेंज होगा, बी का लेंथ चेंज होगा और एच का लेंथ चेंज होगा, तो माइनस डेल बी बाई बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स, सिग्मा नहीं, पॉइसंस रेशियो टाइम्स, ये हुआ बी का चेंज, हुआ एच का चेंज क्या आएगा बताओ, ठीक है, मतलब एक मोटा मोटा इतना लिख सकते हो इसमें, ठीक है। बी का चेंज एच का चेंज, ठीक है। हाँ इसमें जो है बी के चेंज के लिए, बी का चेंज के लिए एच का चेंज होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसमें जो है थोड़ा सा और कम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर बी के चेंज को लेटरल लिया जाए तो एच और एल दोनों का चेंज लॉन्गिट्यूडनल है, यानी एच का भी चेंज यहां लिखना चाहिए पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन में। अभी हम समझाने के लिए कर दिए, इनफैक्ट ये ऐसा नहीं होगा, इसमें सब कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगा, ठीक है। ये जेई के सिलेबस में नहीं रहेगा, मोटा मोटी क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई में हार्डली इस टाइप से आएगा, रेडियस का चेंज, क्यूबॉइड नहीं देगा, क्यूबॉइड में क्यों नहीं देगा, क्योंकि लेंथ की जो चेंज लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, डेप्थ का चेंज हाइट का चेंज लैटरल है, लेकिन डेप्थ के चेंज में हाइट का चेंज लॉन्गिट्यूडनल की तरह काम करेगा, एच और एल, एक अगर लैटरल है तो दो लॉन्गिट्यूडनल है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, एक समझाने के लिए हम बोल दिए, ठीक है, इसमें और भी टर्म होगा, ओके। वैसा क्वेश्चन नहीं रहता है जेई में जब दो से ज्यादा वेरिएबल वाला काम हो। अभी आप ये समझ लो कम से कम, ये रेडियस का चेंज, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, एनसीईआरटी में यही है, रेडियस वाला ये, ठीक है। तो होपफुली इतना समझ में आया, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ कुछ करने को, ओके। पर उससे पहले वॉल्यूम स्ट्रेस, अब स्ट्रेस हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन वो छोटा छोटा है, मेन लॉन्गिट्यूडनल ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है।